हेलो। आज हम एक क्लासिक ऑस्ट्रेलियन कहानी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कहानी का नाम है द सीजर ऑफ द साइप्रस और इसके लेखक हैं मार्कस क्लार्क। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको बगावत, सर्वाइवल और एक बेहद जालिम सिस्टम के खिलाफ इंसान के संघर्ष की दुनिया में ले जाएगी। तो सोचिए जरा इस अजीब बल्कि डरावनी इमेज के बारे में। एक एक विशाल सा सेंटिपीड, एक कंखाजुरा जो झाड़ियों से निकलकर आगे बढ़ रहा है और उसके साथ आवाज आ रही है जंजीरों के खनकने की और ओवरसियर के कोड़े की। आखिर ये है क्या चीज? यही एक झलक है मार्कस क्लार्क की दुनिया की जिसमें हम आज उतरने वाले। तो इतनी पावरफुल कहानी के पीछे आखिर है कौन? देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए पहले उसके लेखक को समझना जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं मार्कस क्लार्क से। मार्कस क्लार्क पैदा तो लंदन में हुए थे, लेकिन जब वो सिर्फ 17 साल के थे उन्हें ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा। वो एक एक्सपैट्रिएट थे, यानी वो अपने देश को छोड़कर एक नए देश में बस गए थे। और यहाँ आकर उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई अपने इस नए देश के इतिहास को लिखने की, खासकर उस इतिहास को जो कॉन्विक्ट्स यानी कैदियों से जुड़ा था। पर मार्कस क्लार्क सिर्फ एक कहानी के लेखक नहीं थे। वो 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के लिटरेरी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम थे। वो नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, प्ले राइट थे, एडिटर थे। उन्होंने उस दौर के लिटरेरी सीन को शेप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। चलिए अब लेखक से हटकर उस दुनिया में चलते हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। ये दुनिया ऑस्ट्रेलिया के उस बेहद ब्रूटल कॉन्विक्ट सिस्टम की है जो इस कहानी का बैकड्रॉप है। देखिए, उस जमाने में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को एक पीनल सेटलमेंट की तरह इस्तेमाल करता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो अपनी जेलों को खाली करने के लिए अपने सारे कैदियों को, चाहे उनका जुर्म छोटा हो या बड़ा, ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे। ये एक तरह का देश निकाला था जहां कैदियों को जीने के लिए बेहद कठोर हालात में छोड़ दिया जाता था। और हमारी कहानी का सेटिंग है मैक्वेरी हार्बर। ये कोई आम पीनल सेटलमेंट नहीं था। ये सबसे बदनाम जगहों में से एक था। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर ही कैदियों की रूह काम जाती थी। कैदी इस जगह को हेल्स गेट्स कहते थे, यानी नरक के दरवाजे। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है ना? इस जगह को एक जीता जागता नरक माना जाता था जहां से कोई वापस नहीं आता था। आप खुद सोचिए, हेल्स गेट्स में जिंदगी कैसी रही होगी। ये वो जगह थी जहां सबसे डेंजरस कैदी भेजे जाते थे। रोज बिना रुके थका देने वाली मजदूरी, और वो भी जंजीरों में जकड़े हुए। सजा के नाम पर सबसे आम चीज थी कोड़े मारना। हालात इतने खराब थे, इतने इनह्यूमन थे कि भागने का सोचना भी बेकार था। सच तो ये है कि कई कैदियों के लिए इस जिंदगी से बेहतर मौत थी और वो सुइसाइड कर लेते थे। तो इसी निराशा और मायूसी के माहौल में होती है हमारी कहानी की सबसे बड़ी घटना, द म्यूटिनी ऑन द साइप्रस। कैदियों की तरफ से अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश। तो ये सब हुआ कैसे? अचानक एक मौका मिल गया। ऑफिसर्स की एक छोटी सी लापरवाही से लेफ्टिनेंट कैरू और सर्जन जहाज से उतरकर फिशिंग के लिए चले जाते हैं। बस फर्गसन नाम का एक कैदी इसी मौके को लपक लेता है। वो कुछ कैदियों को इकट्ठा करता है और डेक पर मौजूद सिर्फ 2 गार्ड्स पर हमला कर देता है। देखते ही देखते वो अपनी जंजीरें तोड़ देते हैं, नीचे जाने का रास्ता बंद कर देते हैं और बाकी सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं। जहाज अब कैदियों के कब्जे में। अब इस बगावत के बाद कहानी 2 अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ हैं वो 18 बागी कैद जिनके पास अब जहाज हैं, हथियार हैं और आज़ादी का एक मौका। और दूसरी तरफ हैं 40 से ज्यादा लोग, सिपाही, उनके परिवार और वो कैदी जिन्होंने बगावत नहीं की। उन्हें एक वीरान समुंदर के किनारे बहुत कम सामान के साथ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उनका मकसद अब आज़ादी नहीं, सिर्फ जिंदा रहना है। बागियों का सफर हजारों मील लंबा और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। उनका प्लान तो था फ्रेंडली आइल्स जाने का, लेकिन वो रास्ता भटककर जापान पहुंच गए। वहां स्वॉलो नाम का एक कैदी लीडर बन जाता है। फिर वो चाइना पहुंचते हैं, जहाज को छोड़ देते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बेचारे डूबे हुए जहाज के सेलर्स हों। वहां के इंग्लिश मर्चेंट्स उनकी कहानी पर यकीन भी कर लेते हैं और उन्हें वापस लंदन भेज देते हैं। लेकिन उनकी किस्मत में अभी और भी ट्विस्ट्स आने बाकी थे। और उस वीरान किनारे पर फंसे हुए लोगों का क्या? उनकी हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रही थी। खाना पानी खत्म हो रहा था। जब सारी उम्मीदें टूट रही थीं, तब पॉप जॉय नाम के एक कैदी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने पेड़ की टहनियों और जहाज के बचे हुए कपड़े से 12 फुट की एक छोटी सी कच्ची सी नाव बना डाली। ये इंसानी हिम्मत और क्रिएटिविटी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है।
वो सब उस नाजुक सी नाव पर बैठकर समुंदर में उतर जाते हैं और किसी चमत्कार की तरह एक गुजरते हुए जहाज की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो बच जाते हैं। तो साफ है कि ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरी बातें छुपी हैं। चलिए अब इस कहानी के कोर थीम्स को समझते हैं। एग्जाइल यानी देश निकाला, ब्रूटैलिटी यानी क्रूरता, और फ्यूटिलिटी यानी व्यर्थता। इस कहानी का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो है सिस्टम वर्सेस द इंडिविजुअल। एक तरफ वो सिस्टम है जो बेहद जालिम है, जो इंसान को इंसान नहीं समझता। ये सिस्टम एक ऐसे लड़के को, जिसने शायद सिर्फ भूख के मारे एक खरगोश चुराया था, एक कठोर अपराधी बना देता है। और दूसरी तरफ है इंसान, जो बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। वो बगावत भी कर सकता है और पॉप चॉय की तरह नाव भी बना सकता है, लेकिन अक्सर उसकी सारी कोशिशों का अंजाम बहुत बुरा होता है। फर्गसन का ये एक सेंटेंस उन कैदियों की पूरी हालत को बयान कर देता है, जब वो कहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत ही तो आएगी, और हम में से कौन है जो यहाँ जीना चाहता है। वो साफ साफ बता रहा है कि उनके लिए बगावत में मरने का रिस्क लेना हेल्स गेट्स में हर रोज घुट घुट कर मरने से कहीं बेहतर था। इतनी निराशा थी उनकी जिंदगी में। तो आखिर में इन सब कैरेक्टर्स का क्या हुआ, और ये कहानी, ये लेखक आज भी इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए देखते हैं कि अंजाम क्या हुआ। हर कैरेक्टर की किस्मत में एक अजीब सी दुखद आयरनी है। स्वॉलो, जो बागियों को आधी दुनिया पार करवा के ले गया, वापस पकड़ा गया और जंजीरों में ही मर गया। पबजॉय, जिसने 40 लोगों की जान बचाई और जिसे माफी भी मिल गई, वो अपनी पेंशन लेने से पहले ही एक जहाज के डूबने से मर गया। और बाकी बागियों को या तो फांसी दे दी गई या वापस उम्र कैद। आखिर में ऐसा लगता है जैसे उस जालिम सिस्टम ने सबको कुचल ही दिया। तो फिर मार्कस क्लार्क आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उस अंधेरे अतीत की सच्चाई को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने एक नए देश को हिस्ट्री का एहसास दिलाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नाइंसाफ़ी, बगावत और सर्वाइवल जैसे यूनिवर्सल थीम्स पर लिखा, जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। यही वजह है कि वो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर्स में से एक माने जाते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या भागना वाकई में कभी पॉसिबल था? भले ही वो जहाज से भाग गए, लेकिन क्या कोई भी कैदी उस सिस्टम से, उस पहचान से और उस किस्मत से सच में कभी भाग सकता था जो उन पे थोप दी गई थी? इस तरह के और कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।